Hello, dear students. Welcome back to the channel, and let us start our first chapter of your class 10th Geography Resources and Development. We started types of soil and we have covered first three types also. Now let us continue our next point, that is arid soil. Arid जो ड्राई सूखी सॉइल, सूखी मिट्टी होती है जिसको हम सैंड या रेत भी कहते हैं, जो हमारे राजस्थान में जनरली डेजर्ट में मिलती है। और ज़रूरी नहीं है सिर्फ डेजर्ट में ही हो, उसके पड़ोस के एरिया में भी हो सकती है। तो हम पॉइंट की स्टार्ट करते हैं, आप सभी लोग ध्यान दीजिए। एरिड सॉइल रेंज, एरिड सॉइल्स रेंज फ्रॉम रेड टू ब्राउन कलर, उसका जो रंग होता है वो लाल से थोड़ा भूरा हो सकता है। ओके, उसको जब हम हाथ में लेते हैं उसका टेक्सचर, आपका नेक्स्ट पॉइंट रहेगा टेक्सचर। उसका जो टेक्सचर होता है थोड़ा सैंडी होता है, जैसे हम उसको हाथ में लेंगे हमें रेत की तरह लगेगा। उसमें सैलिनिटी की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, सॉल्ट की मात्रा उसमें बहुत ज़्यादा होती है। अब क्वेश्चन ये आएगा कि सॉल्ट की मात्रा वहाँ पर ज़्यादा क्यों है। उसका रीज़न है वहाँ का टेम्परेचर। देखो अगले पॉइंट में आपको मिलेगा, ड्यू टू ड्राई क्लाइमेट एंड हाई टेम्परेचर। वहाँ का क्लाइमेट बहुत ड्राई होता है, हवा बहुत ही ज़्यादा सूखी होती है, इससे ज़मीन में जो नमी है उसको वो हवा सोख लेती है। टेम्परेचर ज़्यादा होता है इसलिए इवेपोरेशन भी हो जाता है। देखो टेम्परेचर ज़्यादा इसलिए ज़मीन के अंदर जो हवा है, ज़मीन के अंदर जो पानी है उसका इवेपोरेशन हो जाएगा। क्लाइमेट बहुत ड्राई है, हवा बहुत ज़्यादा सूखी है, इस वजह से वो सॉइल के अंदर जो नमी है उसको खींच लेगी, इवेपोरेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा। सॉइल के अंदर जो ह्यूमस है, आप देखिए अगली लाइन में, सॉइल के अंदर जो ह्यूमस है दैट ह्यूमस कंटेंट इज़ ऑल्सो डिक्रीजिंग, कम हो जाएगा, और जो मॉइस्चर है वो भी कम हो जाएगा। तो इसलिए वहाँ पर पानी की मात्रा कम हो जाती है और सॉल्ट की मात्रा बच जाती है। तो इस सॉइल में आपको सैलिनिटी थोड़ी ज़्यादा मिलेगी। जब इस सॉइल के लेयर्स हम देखते हैं नीचे, द लोअर होरिजन्स ऑफ द सॉइल आर ऑक्यूपाइड बाय कंकर, उसमें नीचे कंकर होते हैं, वो भी कौन से, कैल्शियम। कैल्शियम के नीचे जैसे जैसे हम नीचे खोदेंगे थोड़ा, तो हमें नीचे कैल्शियम के कंकर मिलेंगे, उनका एक लेयर बन जाता है, और उन कैल्शियम के लेयर्स की हॉरिजॉन्टल लेयर बन जाता है ना, आड़ा हॉरिजॉन्टल। तो उस कैल्शियम के कंकर्स के लेयर की वजह से हम लोग अगर उसमें इरिगेशन भी करते हैं तो इरिगेशन का कोई असर नहीं होगा, क्योंकि वो पानी नीचे इन्फिल्ट्रेशन, देर इज़ अ वर्ड इन्फिल्ट्रेशन, वो पानी को रोक देता है, इट रेस्ट्रिक्ट्स द इन्फिल्ट्रेशन ऑफ वाटर, पानी को नीचे जाने से रोक देता है। लेकिन फिर भी अगर इस एरिड सॉइल में, देखिए आप अगले पॉइंट में दिया, अगर हम एरिड सॉइल में प्रॉपर इरिगेशन करें जो वेस्टर्न राजस्थान में होता है, देन पीपल विल बी एबल टू प्रोड्यूस डिफरेंट क्रॉप्स। देर इज़ अ फोटोग्राफ ऑफ दिस सॉइल, यू कैन सी हियर। देखिए एरियल साइड की सॉइल का फोटोग्राफ दिया हुआ है, थोड़ा ब्राउन कलर हमें दिख रहा है, रेड और ब्राउन, थोड़ा येलो, अलग अलग रेंज होती है कलर की, तो वो कलर हमें दिखाई दे रहा है। चलो नेक्स्ट हमारी सॉइल रहेगी फॉरेस्ट सॉइल। फॉरेस्ट सॉइल की तरफ आते हैं। दिस सॉइल्स आर फाउंड इन हिली एंड माउंटेनियस एरियाज़, जहाँ पे फॉरेस्ट होता है, जहाँ पे हिल और माउंटेन्स वगैरह है, वहाँ पर ये सॉइल हमें मिल जाएगी। इस सॉइल का जो टेक्सचर होता है, द सॉइल टेक्सचर्स वेरीज, इस सॉइल का जो टेक्सचर होता है वो अलग अलग तरीके का मिलेगा हमें, एक जैसा नहीं, क्योंकि आप माउंटेन पर जैसे जैसे ऊपर नीचे होते रहोगे तो वैसे वैसे हमें अलग अलग प्रकार का टेक्सचर मिलेगा। इसलिए अगला पॉइंट है हमारा, अकॉर्डिंग टू द माउंटेन एनवायरनमेंट, जैसे जैसे माउंटेन का एनवायरनमेंट बदलता है इस सॉइल का टेक्सचर भी बदलता जाएगा। ओके, अब इस सॉइल का टेक्सचर बदलेगा तो कौन से और किस प्रकार के उसके पार्टिकल्स होंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है, दे आर लोमी एंड सिल्टी इन वैली साइड एंड कोर्स गेंड इन द अपर स्लोप्स। आप नदी के जैसे जैसे नीचे उतरोगे, माउंटेन के जैसे जैसे नीचे उतरोगे तो नीचे वाले हिस्से में छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे, और ऊपर वाले हिस्से में थोड़े बड़े बड़े पार्टिकल्स वही रह जाएंगे। छोटे पार्टिकल्स तो बह जाते हैं, पानी वगैरह गिरेगा तो पहाड़ी के जैसे जैसे हम नीचे उतरेंगे हमें छोटे पार्टिकल्स मिलेंगे सॉइल के, इसलिए लोमी और सिल्टी वैली साइड्स आजू बाजू में, और कोर्स ग्रेन टू द अपर, ऊपर वाले हिस्से में थोड़े बड़े पार्टिकल्स मिलेंगे। ओके, अब माउंटेन अगर है तो स्नो कवर्ड एरिया भी हो सकता है, एंड इफ़ देर इज़ स्नो कवर्ड एरिया, अगर उस मिट्टी के ऊपर बर्फ़ वगैरह है मतलब वहाँ पे ह्यूमिडिटी है, नमी बनी हुई है, तो इस वजह से वहाँ पर और भी कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं, जिसे हम डेन्यूडेशन कहते हैं, और वहाँ की सॉइल थोड़ी एसिडिक हो जाती है। एसिडिक और अल्कलाइन आपने पढ़ा होगा, अगर सॉइल का पीएच वैल्यू 7 से नीचे है तो एसिडिक, और 7 से ज़्यादा है तो अल्कलाइन। ये पर्टिकुलर मेजरमेंट है सॉइल के कुछ क्राइटेरियाज को मेज़र करने के लिए। अगर वहाँ पे बर्फ़ है तो फिर वहाँ पे सॉइल जो है वो बर्फ़ के और ग्लेशियर के साथ बह भी सकती है आगे। ओके, तो ये भी चीज़ उसमें हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है, ये जो सॉइल है इस सॉइल में आपको एल्यूएल फैंस मिलेंगे, मतलब पहाड़ी के ऊपर जब बारिश वगैरह होगी तो बारिश होने के बाद उस पहाड़ी से कुछ
पानी के साथ साथ मिट्टी भी बहती हुई मिलेगी। ये देखिए साइड में जो फोटो है ना गली इरोजन, इसमें भी आपको मिट्टी बहते हुए दिख रही है और सबसे नीचे एक पंखे की तरह थोड़ी सॉइल आपको जमा हुई दिख रही है। ये पंखा छोटा सा है, ये तो खेत की फोटो है। बट इन दैट सेम मैनर वी कैन सी देर आर ह्यूज फैंस इन माउंटेनियस एरिया। माउंटेन वाले एरिया में तो ऐसे बहुत बड़े बड़े फ़ैन होते हैं, और वो जो सॉइल है वो फर्टाइल होती है, फाइन पार्टिकल्स होते हैं, छोटे पार्टिकल्स होते हैं उसके। तो ये थी हमारी माउंटेनियस और माउंटेन सॉइल, फॉरेस्ट सॉइल। ओके, अब अगले पॉइंट में आते हैं जो सबसे इम्पॉर्टेंट है आज के इस दौर में, बिकॉज बाय यूजिंग मॉडर्न टेक्निक्स एंड बाय यूजिंग इरिगेशनल मेथड्स द सॉइल एंड इट्स क्वालिटी इज़ डिक्रीजिंग। सॉइल का इरोजन हो रहा है, सॉइल का कंजर्वेशन करना बहुत ज़रूरी है। सॉइल का डेन्यूडेशन हो रहा है। डेन्यूडेशन मतलब जो सॉइल अपने खेत की है वो बह जाती है, वो वॉश आउट हो जाती है, वॉश डाउन हो जाती है। आप आगे लाइन में देख सकते हो, वॉश डाउन हो जाती है। अपनी पृथ्वी, आवर अर्थ इज़ वन ऑफ द मोस्ट डायनेमिक फैक्टर। पृथ्वी क्या करती है, पृथ्वी पे क्या होता है, पृथ्वी पे बैलेंस है दो चीज़ों का। एक तरफ सॉइल बनती है, देखिए वहाँ पर वर्ड है बैलेंस। देर इज़ अ बैलेंस बिटवीन टू फैक्टर्स। कौन से दो फैक्टर है, एक तरफ सॉइल बनने का स्पीड और दूसरी तरफ सॉइल का डेन्यूडेशन होने का स्पीड। इन दोनों के बीच में बैलेंस बना हुआ है। ओके, सॉइल बनती भी है तो सॉइल पानी के साथ बह जाती भी है, लेकिन कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज़ ऐसी है जिन ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से डिफॉरेस्टेशन होता है। कुछ ऐसी डिफॉरेस्टेशन एक ह्यूमन एक्टिविटी है जिसकी वजह से सॉइल इरोजन होता है। ओवर ग्रेजिंग एक ह्यूमन एक्टिविटी है। कंस्ट्रक्शन जो हम करते बड़े बड़े, माइनिंग होती है, तो इस माइनिंग में भी वहाँ की मिट्टी साफ़ हो जाती है और वहाँ पे सॉइल इरोजन होता है। वहाँ की मिट्टी हम वहाँ से एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करवा देते हैं। कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज़ भी जिम्मेदार है सॉइल इरोजन के लिए, सॉइल डेन्यूडेशन के लिए, उस जगह की मिट्टी का एक जगह से दूसरी जगह पे जाने पे। एंड देर आर सम नेचुरल फैक्टर्स ऑल्सो लाइक विंड, ग्लेशियर एंड वाटर। आप अगले लाइन में देख सकते हो नेक्स्ट में, विंड, ग्लेशियर एंड वाटर। हवा के साथ साथ भी मिट्टी के छोटे छोटे पार्टिकल्स उड़ते हैं। अगर आप डेजर्ट एरिया में जाओगे तो वी इट्स वेरी कॉमन इन डेजर्ट एरिया दैट विंड पार्टिकल्स आर ब्लोइंग, उड़ते हैं हवा के साथ। ग्लेशियर जो होती है वो ग्लेशियर भी अपने साथ सॉइल को आगे ले जाती है। पानी का तो काम ही होता है कि पानी में वो मिट्टी पिघल जाती है, घुल जाती है और वो पानी उसको अपने साथ ले जाती है, और जहाँ पे पानी का स्पीड कम हो जाता है वहाँ पे वो मिट्टी नीचे डिपॉजिट हो जाती है। ओके, अब ये जो ऊपर हम फोटो देख रहे हैं गली इरोजन, ये आपको खेतों में, इफ़ यू मूव टू योर फार्म ड्यूरिंग रेनी सीजन और फर्स्ट और सेकेंड रेन, जब पहली दूसरी बारिश होती है उस समय अगर आप खेत में जाओगे तो आपको ये इस तरह का इरोजन कॉमन मिलेगा। ऐसे छोटे छोटे क्रैक्स आपने देखे होंगे। ओके, तो इसको गली इरोजन कहते हैं, छोटे छोटे क्रैक्स होते हैं, गली इरोजन। सच लैंड इज़ नॉट यूजफुल फॉर एग्रीकल्चर। ये ज़मीन एग्रीकल्चर के लायक नहीं होती है। ओके, इसलिए इसको बैड लैंड भी कहते हैं। ऐसे जो क्रैक्स है, ये ऐसे क्रैक्स आपको चंबल रिवर के पास भी मिलेंगे। चंबल जो अपने मध्य प्रदेश से उसका है ओरिजिन, तो मध्य प्रदेश के चंबल नदी के अंदर भी आपको ऐसे बहुत बड़े बड़े रेवाइंस मिलेंगे जिनको रेवाइंस कहते हैं। इन क्रैक्स को चंबल नदी के अंदर अगर ये ऐसे क्रैक्स आपको मिलते हैं तो इनको हम रेवाइंस कहते हैं। कभी कभी क्या होता है कि ये जो सॉइल है, ये सॉइल पूरे के पूरे एरिया, पूरा का पूरा जो खेत है, शीट, पूरा का पूरा जो एरिया होता है उस पूरे के पूरे एरिया की सॉइल को ही ये पानी बहा देता है। तो उस पूरे शीट के ऊपर से अगर पानी की वजह से सॉइल बहती है तो उसे हम शीट इरोजन कहते हैं। ये देखिए आपकी नेक्स्ट कंसेप्ट है शीट इरोजन। आप गली इरोजन जो फोटो देखिए उसके नीचे कंसेप्ट देख सकते हो, शीट इरोजन। अगर पूरा एरिया, पूरा शीट, जैसे पेपर का शीट होता है हमारा स्क्वायर शेप में या रेक्टेंगल शेप में, तो वो जो पेपर का शीट होता है मतलब पूरा एरिया, उसी तरह खेत का भी अगर पूरा एरिया है छोटा, उसके ऊपर से अगर मिट्टी बह जाती है तो दैट होल इरोजन इज कॉल्ड शीट इरोजन। ओके, अब अगले पॉइंट में हम आते हैं कि सॉइल इरोजन होता क्यों है, सॉइल एक जगह से दूसरी जगह क्यों मूवमेंट करती है। तो आपको लाइन नंबर 5 में मिलेगा, सॉइल इरोजन इज ऑल्सो कॉज्ड ड्यू टू डिफेक्टिव मेथड्स ऑफ फार्मिंग। ये भी एक कारण है। सॉइल इरोजन के ढेर सारे कॉजेस है। पहले देखो हमने कुछ कॉजेस पढ़े, लेफ्ट साइड में जो पैराग्राफ था वहाँ पे हमने कुछ कॉजेस पढ़े, उसमें था डिफॉरेस्टेशन, ओवर ग्रेजिंग, कंस्ट्रक्शन, माइनिंग। ये कुछ मैन मेड और ह्यूमन मेड कॉजेस थे। कुछ नेचुरल थे जिसमें विंड, ग्लेशियर, वाटर, ये भी कुछ कॉजेस है। उसके साथ साथ ये भी है डिफेक्टिव मेथड ऑफ फार्मिंग। हमारी फार्मिंग का जो तरीका है वो तरीका ही गलत है, और वो तरीका गलत है जिस वजह से अपने खेत की मिट्टी बह जाती है। ओके, इरोजन हो जाता है। प्लोइंग इन अ रॉन्ग वे, गलत तरीके से हल चलाना। स्लोप जो होता है, स्लोप के डायरेक्शन में ही, कभी कभी कुछ लोगों के खेतों में हल्का सा स्लोप होता है तो स्लोप के डायरेक्शन में ही हल चलाते हैं, जिस वजह से मिट्टी उस स्लोप के साथ आगे बह जाती है। ओके, अप एंड डाउन द स्लोप फॉर्म चैनल्स। देखिए अप एंड डाउन, ऊपर से नीचे जो स्लोप होता है लोग उसी चैनल में हल चलाते हैं। तो ये जो गलत तरीके हैं
इनकी वजह से भी, तो दीज आर ऑल्सो रीजन्स ऑफ सॉइल इरोजन। डिफेक्टिव मेथड ऑफ फार्मिंग, प्लोइंग इन अ रॉन्ग वे लाइक अप एंड डाउन द स्लोप फार्म। ओके, तो ये हो गए स्लोप फॉर्म चैनल्स, ये हमारे 2 पॉइंट और यहाँ पे मिल गए। अब सॉइल इरोजन अगर इतनी बड़ी मात्रा में होता है, खेतों में से मिट्टी बह जाती है, तो इसको रोकेंगे कैसे? हाउ टू स्टॉप दिस सॉइल इरोजन? तो रोकने का तरीका अगले पैराग्राफ में है। प्लोइंग अलोंग द कंटूर लाइंस, कंटूर मतलब स्लोप, अपनी ज़मीन का जो स्लोप होता है उसमें, उस स्लोप के अपोजिट डायरेक्शन में हमें पेड़ पौधे लगाने चाहिए, हमारी क्रॉप्स लगाने चाहिए। जैसे हमने टेरेस फार्मिंग देखी है। ओके, if we visit to Uttarakhand or Assam and West Bengal, Siliguri, or some areas where people are practicing tea farming, in that areas we are observing terrace cultivation, even in South India also। तो उन राज्यों में अगर हम देखेंगे टेरेस फार्मिंग होता है। तो माउंटेन का यूज़ करना, पहाड़ी से नीचे पानी डायरेक्ट ना बहे उसके वो स्टेप्स बना दी जाती है। तो सॉइल इरोजन को कैसे रोकेंगे? तो पहला पॉइंट है हमारा कंटूर प्लोइंग, लाइन नंबर 3 में है पैराग्राफ में। कंटूर प्लोइंग मतलब उस स्लोप के अपोजिट डायरेक्शन में खेती करना। और नेक्स्ट दूसरा पॉइंट है टेरेस कल्टीवेशन। टेरेस कल्टीवेशन की वजह से सॉइल इरोजन रुक जाता है। टेरेस कल्टीवेशन का सबसे बड़ा फ़ायदा है कि पानी डायरेक्ट पहाड़ी से नीचे उतरेगा नहीं, बीच में टेरेस आ जाता है, स्टेप्स बनाई हुई होती है। हमने बहुत सारी फिल्मों में भी देखे है टेरेस कल्टीवेशन, और अलग अलग फिल्मों में, सॉन्ग्स में हमने देखा है टेरेस कल्टीवेशन। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा रहेगा स्ट्रिप्स ऑफ ग्रास। यू कैन सी इन नेक्स्ट 2-3 लाइन्स स्ट्रिप्स ऑफ ग्रास। कुछ लोग क्या करते हैं सॉइल इरोजन रोकने के लिए, क्योंकि मिट्टी तो खेतों से बहती है, तो उसको रोकेंगे कैसे? सो टू स्टॉप दैट सॉइल दे आर प्लांटिंग स्ट्रिप्स। वो घास, अपने पौधों के बीच में घास लगा देते हैं। 2 लाइनें पौधों की, फिर एक घास की, फिर 2 लाइनें पौधों की, फिर एक घास की लाइन। तो इस वजह से वो जो घास होता है, वो घास हवा के स्पीड को थोड़ा रोक देता है। और हवा की स्पीड को अगर रोक देंगे तो फिर हवा की वजह से सॉइल के जो पार्टिकल्स है वो उड़ेंगे नहीं। ओके, तो इसको स्ट्रिप क्रॉपिंग कहते हैं। 2-3 लाइनें जो होती है वो अपने क्रॉप्स की होती है, जैसे कॉटन है या फिर कोई छोटा मोटा चिकपी का है या फिर दाल वगैरह का हो, कोई भी छोटे मोटे क्रॉप्स जिनकी हाइट कम है। ओके, तो उसके बाजू में ग्रास लगा दिया जाता है जिसकी हाइट ज़्यादा है, जिस वजह से सॉइल का इरोजन जो है, हवा की वजह से जो पार्टिकल्स उड़ने वाले वो नहीं उड़ते। ठीक है। नेक्स्ट एक और तरीका अपनाया जाता है सॉइल इरोजन रोकने के लिए, वो होता है शेल्टर बेल्ट। लास्ट 4th लाइन में है शेल्टर बेल्ट्स। ओके, तो शेल्टर बेल्ट्स क्या होते हैं? तो शेल्टर बेल्ट मतलब अपने खेतों के चारों ओर पेड़ लगा देना। उसकी वजह से भी हवा का स्पीड कम हो जाता है। बहुत सारी जगह पे शेल्टर बेल्ट्स देखने के लिए मिलते हैं। पीपल आर प्लांटिंग लॉट्स ऑफ ट्रीज ऑन द बॉर्डर ऑफ देयर फार्म एंड दैट्स वाई द स्पीड ऑफ विंड इज़ रेस्ट्रिक्टेड। हवा का स्पीड कम हो जाता है। एक और फ़ायदा है शेल्टर बेल्ट्स का, ये अगर डेजर्ट एरिया में हम गए तो डेजर्ट एरिया में जो ड्यून्स होती है, दैट सैंड ड्यून्स आर नॉट स्टेबल, दैट सैंड ड्यून्स आर मूविंग अहेड विथ विंड, विद द फोर्स ऑफ विंड। हवा जैसे जैसे आती है ना, तो हवा के साथ साथ वो सैंड ड्यून्स भी आगे बढ़ती है। तो सैंड ड्यून्स आगे न बढ़े इसलिए भी पेड़ लगा दिए जाते हैं, ताकि उन छोटे छोटे पेड़ या पौधों में वो हवा और वो सैंड अटक जाए। तो सैंड वहीं पे अटक जाएगी, तो सैंड ड्यून अपने खेतों तक नहीं आ पाएगी। तो ये भी एक यूज़ होता है शेल्टर बेल्ट्स का, जिस वजह से सॉइल ख़राब होने से बच जाती है। ओके, साइड में एक फिगर है 1.11। उस फिगर में आप देखो सॉइल इरोजन, साइड से कोई नदी बहती होगी, बाजू में खेत भी है किसी का, लेकिन पानी की वजह से देखो पूरा का पूरा एरिया वहाँ पे इरोज हो गया। पूरे के पूरे एरिया की जो सॉइल है वो पानी के साथ बह गई। सो डियर स्टूडेंट्स, आवर चैप्टर नंबर 1 ऑफ ज्योग्राफी, resources and development, that chapter is finished. I hope you understood this part. So if you like, try to create your own notes and try to study regular. Thank you very much.